गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में पढ़ा था। अब अपने लास्ट टॉपिक पे है संकुल यौगिकों का महत्व या अनुप्रयोग। पूरी हेडिंग लगा लेना, संकुल यौगिकों का महत्व या अनुप्रयोग। सबसे पहला है 1 नंबर, इन बायोलॉजिकल फील्ड, जैविक क्षेत्र में, बायोलॉजिकल फील्ड में जैविक क्षेत्र में, इसमें आपको छोटे छोटे नाम याद रखना है। जैसे समझना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल संकुल यौगिक है किसका? Mg+2 का संकुल, Mg+2 का संकुल। और जैविक क्षेत्र में इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल किस में उपयोगी है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी। क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझना। क्वेश्चन आएगा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? धातु पूछा है तब तो मैग्नीशियम। कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? Mg+2। या फिर आएगा क्लोरोफिल का क्या कार्य है? वैसे तो बायो में आएगा, आपके केमिस्ट्री के हिसाब से तो यही पूछा जाएगा। आए तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी। ऐसी दूसरा समझना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। ये आयरन+2 का संकुल है, आयरन+2 का संकुल। किस में उपयोगी है? अगर सीधा धातु पूछे तो क्या लिखोगे? आयरन। उपयोगी किस में है? ऑक्सीजन वाहक के रूप में, ऑक्सीजन वाहक के रूप में, मतलब शरीर में, रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। चाहे नंबरिंग देना चाहे तो इनको नंबरिंग दे सकते हो आप, A, B, C। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में आज तक पूछा गया है, इन दो का ही पूछा गया है, तो इन दो पे बहुत इंपॉर्टेंट रहना। बाकी बहुत कम पूछे हैं, लिख देता हूं। विटामिन, विटामिन, विटामिन B12 या इसी का ही दूसरा नाम है साइनो, साइनो कोबालमीन, साइनो कोबाल, कोबालमीन, साइनो कोबालमीन। नाम से ही पता चलना चाहिए, इसके नाम में देखो कोबाल, कोबाल्ट का संकुल है ये, CO+2 का संकुल, कोबाल्ट+2 का संकुल है। अगर इनकी बात करें, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन या साइटोक्रोम, सॉरी साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C के, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या बायो के स्टूडेंट हो तो 11th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ETS। पेड़ पौधों के, प्लांट के ETS में काम आता है प्लास्टोसाइनिन, जीव जंतुओं के ETS में काम आता है साइटोक्रोम C। ये भी दोनों संकुल यौगिक हैं। किन के हैं वो याद रखना, एक Cu+2 का संकुल है और एक Fe+2 का संकुल है। अगर नाम में C आ गया तो तत्वों में C नहीं आएगा। जैसे इसके नाम में C आ गया, खत्म भी C पे हो रहा है, शुरू भी C पे हो रहा है, तो अब C नहीं लेना। तो ये तो किसका हुआ? Fe+2 का संकुल, Fe+2 का संकुल। पहला किसका हो गया? फिर Cu+2 का संकुल, Cu+2 का संकुल। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में काम आते हैं।
एक पौधों के एटीएस में काम आते हैं, एक जीव जंतुओं के एटीएस में काम आते हैं। नोट कर लिया। इसके बाद ई एफ समझना, एफ प्लास्टोसाइनिन, सॉरी सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन का मतलब सूत्र की बात करूं तो अपन ये कहेंगे सिस पे कौन होना चाहिए, PT-NS3 होल ट्वाइस Cl2, MAA2B2 टाइप का यौगिक हो गया। दो जामिति समावयव बनेंगे, एक ट्रांस और एक सिस। ये जो सिस वाला है ये सिसप्लेटिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। अगर ये पूछे सिसप्लेटिन किस धातु का संकुल यौगिक है तो सूत्र लिख दिया, किसका है, प्लेटिनम का। और लेना चाहिए एफ ABCD FG, तो लिख लो बाल, BAL बाल, ब्रैकेट में नाम लिखना, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ये किस में काम आता है वो लिख देता हूं, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड कॉम्प्लेक्स है ये देखना, समझना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। ऐसे मरेंगे शंकर प्रभु का डहा पीकर, ऐसे मरेंगे शंकर प्रभु का डहा पीकर। आर्सेनिक, मरकरी, टिन, लेड, कैडमियम की विषाक्तता को कम करता है। नाम क्या है, बाल, लिख दो ऐसे की जैसा कैसे, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। लिख दिया। इसमें ये जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर दो लिखे हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इन्हीं पे क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, बाकियों में से कभी आए नहीं आज तक, तो आ जाए तो आपकी कोई किस्मत ही खराब है। सेकंड समझना, 2 नंबर, धातु क्रम में इन मेटलर्जी, धातु क्रम में। यहां वैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूं, बाकी धातु क्रम आपके पूरा एक चैप्टर है, वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 1 नंबर पॉइंट डाल के लिखना, 1 नंबर, वाष्प प्रावस्था शोधन, वाष्प प्रावस्था शोधन द्वारा निकेल या जर्कोनियम या टाइटेनियम का शोधन धातु क्रम में भी पढ़ेंगी। जब अपन वाष्प प्रावस्था द्वारा मांड विधि के द्वारा निकल का या वॉन ऑरेकल विधि द्वारा जर्कोनियम में टाइटेनियम का शोधन करते हैं तो बीच में इन धातुओं के वाष्पशील संकुल यौगिक बनते हैं,
ये क्रिया याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा निकल, कैसा निकल है ये? अशुद्ध निकल, मतलब इसमें निकल के साथ में अशुद्धियाँ मिली हुई है, यानी कि अशुद्ध धातु। इसकी क्रिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई। किससे कराई? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो पहले एक वाष्पशील संकुल, एक टेम्परेचर लिख देता हूं, वाष्पशील संकुल बना ये वाला NiCO4। अब इस वाष्पशील संकुल का नाम आपको अच्छे से पता है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है तो आप खत्म काम। वाष्पशील संकुल बना। इस वाष्पशील संकुल को वापस गर्म करेंगे तो ये वापस टूट जाएगा निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। गैस वापस वायुमंडल में चली जाएगी। यहां निकल अशुद्ध था और यहां निकल कैसा होगा? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। अब ताप समझना, यहां आपको ताप याद रखना है 350 केल्विन तक। यहां याद रखना है 450 केल्विन से। इसका मतलब यहां तो लास्ट सीमा थी और वहां शुरू है, तो इसकी लास्ट और उसकी शुरू ऐसे लिखना है 350 तक 450 से। तो यहां 20 का डिफरेंस करना है। तो अब इसमें तो 20 का डिफरेंस अपने आप ही दिख रहा है, कम होगा। तो ये हो जाएगा 330 से 350 के लिए, ये हो जाएगा 450 से 20 बढ़ा दो 470 केल्विन। ताप याद नहीं रहे तो केवल डेल्टा लगा के छोड़ दो, दोनों जगह त्रिभुज लगा के छोड़ दो, जरूर नहीं है ताप याद रखे। बट ये संकुल यौगिक बना, इसलिए धातु क्रम में इसका महत्व है। दूसरा पॉइंट इसका 2 नंबर, कम क्रियाशील धातुएं जैसे Ag तथा Au को उनके अयस्क से संकुल बनाकर प्राप्त किया जाता है। ये भी धातु क्रम में पढ़ोगे आप। जैसे मान लो सिल्वर धातु का अयस्क दे दिया Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, अर्जेंटाइट बोलते हैं इसको। ये धातु क्रम में पढ़ेंगे नाम अयस्क के। जैसे CuFeS2 को कॉपर पायराइट बोलते हैं, ऐसे इसका नाम अर्जेंटाइट है, और वैसे केमिकल नाम है सिल्वर सल्फाइड। इससे सिल्वर प्राप्त करनी है तो ऐसे समझना, इसकी क्रिया करवाएंगे NaCN के साथ। AgCN के साथ संकुल बनाता है ये वाला। Ag की समन्वय संख्या 2 होती है, तो 2CN इसके साथ जुड़ जाएगा, AgCN होल ट्वाइस। Ag पर आवेश है +1, Cn पर आवेश है -1। तो देखो ये +1 ये -2, पूरे पे चार्ज आया -1। इस -1 को उदासीन करने के लिए यहां सोडियम जोड़ा, सोडियम पे आवेश है +1, दोनों का आवेश बराबर हो गया। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है, किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे समझो, इसको संतुलित करें। यहां Ag कितने थे? 2। Ag कितने यहाँ पर? 2। तो यहां मैंने Ag को गुणा कर दिया 2 से गुणा करती Cn कितने हो गए? 2 × 2 4। तो यहां पर NaCN कितने हो गए? 4। तो अब मेरे पास केवल 2 तो Na बच गए, एक S बच गया, Na2S। ये बीच में संकुल बन गया, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्या नाम है? सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अगर मैं यहां AgCl लेता, यहां क्या लेता? AgCl, तो 2NaCl ले लेते, एक अणु बन जाता NaAgCN होल ट्वाइस, एक अणु बन जाता NaCl। अब ये जो संकुल बना AgCl
Cn होल ट्वाइस, साथ में सोडियम है 2Na। इसकी क्रिया मैं जिंक धातु से कराऊं तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और 11th में भी आपकी ये क्रिया पड़ी हुई है, समझना। 2Ag प्लस जिंक से क्रिया करें तो उत्पाद बनता है Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। अगर मान लो मैं इसे यौगिक के रूप में लेता AgCl तो यहां हो जाता ZnCl2 2Ag। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां जिंक Ag को प्रतिस्थापित करेगा तो Na, जिंक की समन्वय संख्या होती है 4, तो 4 Cn जुड़ेंगे और Ag इसमें से अलग। जिंक ने Ag को रिप्लेस कर दिया। अब इसको संतुलित करने में देखना, जिंक की समन्वय संख्या 4 है, Cn 4 है, तो देखो ये Cn था 2 × 2 4 Ag आ गया। इस पे +1 आवे से भूल जाओ, ये +2, ये -4 -2 बचा, तो यहां पर संख्या 2 यहां आ जाएगी। ये एज इट इज नोट कर लो सिल्वर धातु के लिए। ऐसी AU के लिए ले सकते थे, इसको मेक फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक रिएक्शन लिख लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। कितने हो गए अपने? 2। पहला था जैविक क्षेत्र में, दूसरा है धातु क्रम में, तीसरा समझना। तीन नंबर पॉइंट औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में इसमें फर्स्ट ए पॉइंट में लिखूं, क्या लिखा? Ag तथा Au के विद्युत लेपन क्या होता है वो समझना पहले। अगर मैं विद्युत अपघटनी सेल की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये मेरे पास विद्युत अपघटनी सेल है। एक भाग मेरे पास प्लस का हो गया मतलब एनोड, दूसरा भाग मेरे पास माइनस हो गया मतलब कैथोड। मान लो मुझे लोहे के ऊपर चांदी की पॉलिश चढ़ानी है, तो लोहे को मैं कैथोड मान लूंगा, मतलब ये लोहा था, इसका मैंने कैथोड ले लिया। इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लेंगे जिसके द्वारा विद्युत अपघटन करते हैं। जैसा मान लो मैंने ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया AB, ये टूटेगा A+ और B-। तो जाकर के एनोड पे जमा हो जाएगा प्लस पे, और A+ जाकर कैथोड पे जमा हो जाएगा। अब मैंने ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, मान लो ये वाला AgCN होल ट्वाइस माइनस। तो जैसे विद्युत अपघटन करेंगे यहां से विद्युत धारा लेकर Ag+ अलग होगा, Cn- अलग होगा। Ag+ जाकर किस पे जमेगा? लोहे पे। तो लोहे के ऊपर जब Ag जमा हो गया, अब लोहा तो अंदर रह गया, तो बाहर से देखने पर वो पूरा कैसा दिखाई देगा? चांदी जैसा। अगर सोने की परत चढ़ानी है तो AuCN होल ट्वाइस का विद्युत लेपन कर देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? Ag तथा Au का विद्युत लेपन, Ag तथा Au का विद्युत लेपन करने के लिए AgCN होल ट्वाइस माइनस, ये वाला AgCN होल ट्वाइस माइनस या AuCN होल ट्वाइस माइनस संकुल का उपयोग किया जाता है। संकुल का उपयोग किया जाता है। बी पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर बी। अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं, बात समझना ध्यान से, फोटोग्राफी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी क्या होती है। अगर बचपन में आपने फोटोग्राफी देखी हो, आजकल तो वो सेल्फी चलती है,
उस समय कैमरे से फोटो खींचते थे, तो समझना ये मान लीजिए राम है, तो जब राम का फोटो खींचते तो राम का ही आता, श्याम का नहीं आता। कैसे खींचते थे? जैसे ये राम है, अंधेरे में नहीं लेते थे, यहां से एक लाइट जला देते थे और इस लाइट का प्रकाश जाके राम पे पड़ता था। सामने एक कैमरा लेते थे और कैमरे से राम की फोटो ले लेते थे। तो कैमरे में पहले नेगेटिव बनती थी, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिल्म बनती थी। और ये जो पॉजिटिव फिल्म बनती है ये कागज के ऊपर आती है। जैसे राम का फोटोग्राफ एक कागज के ऊपर आ जाता, उस कागज को बोलते थे कला पत्र, कला पत्र। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु की, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु की कला पत्र पर यथार्थ छाप प्राप्त करना फोटोग्राफी कहलाती है। फोटोग्राफी क्या है? कला पत्र पर प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु की यथार्थ छाप प्राप्त करना, लिखना नहीं है, फोटोग्राफी कहलाती है। फोटोग्राफी के 5 पद होते थे। पहला पद होता था, लिखना नहीं है, पहला पद होता था सुग्राही फिल्म बनाना, सुग्राही फिल्म बनाना, सुग्राही प्लेट या सुग्राही फिल्म, सेंसिटिव फिल्म बोलते हैं। मतलब पहले कैमरे में डालने के लिए एक रील आती थी, वो जो रील होती थी वो सेलुलोइड प्लेट के ऊपर एजीबीआर का जिलेटिन में बने इमल्सन या पाइस मतलब कोलाइडी विलेन का लेपन करके बनाते थे। ये सेंसिटिव फिल्म बनती थी नेगेटिव। नेगेटिव को हमेशा ब्लैक पेपर में अंधेरे में रखते थे। कारण क्या था? एजीबीआर प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर के एजी और Br2 में टूट जाता है। Br2 गैस के रूप में निकल जाती है, एजी ब्लैक कलर का होता है, तो वो पूरी रील ब्लैक हो जाती है। इसलिए इसका अपघटन नहीं हो, इसलिए इसको अंधेरे में रखा जाता था। 2 नंबर पॉइंट आता था उद्भासन। 2 नंबर पॉइंट क्या आता था? उद्भासन। उद्भासन एक्सपोजर बोलते हैं। एक्स, कईयों ने एक्स हटा दिया, कुछ ने अर हटा दिया, बीच में बचा पोज। तो पहले बोलते थे ले तेरा पोज ले रहे, तो जो कैमरे से क्लिक करते थे उसको बोलते थे उद्भासन। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता था विकास। विकास का मतलब डेवलप। कहते हैं ना, फोटो खींचने के बाद रील जो होती थी उसको फोटो डेवलप करने के लिए देते थे। जैसे विकास कर लेते, डेवलप कर लेते, उसके बाद फोटो तो बन गया। अब उस फोटो को स्थायी करने के लिए फिक्सिंग करते थे। फिक्सिंग को बोलते थे स्थायीकरण। इस स्थायीकरण का मतलब था कि जो आपने सेंसिटिव फिल्म बनाते समय एजीबीआर यूज किया था, एजीबीआर, जितनी दूरी में फोटो आया उतना तो एजीबीआर हट गया, बाकी प्लेट पे अभी भी बचा हुआ है। वो फोटो पे आके फोटो को ब्लैक नहीं कर दे, तो उस फोटो को स्थायी करने के लिए इस अप्रयुक्त एजीबीआर को हटाने के लिए इसकी क्रिया हाइपोविलियन Na2H2O3 से कराते थे, जिससे ये संकुल बनता था सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फास्फेट। ये संकुल बनता था कब? जब रील का स्थायीकरण करते थे। स्थायीकरण के बाद प्राप्त होती थी नेगेटिव फिल्म। मतलब कैमरे से फोटो खींचने के बाद जो नेगेटिव फिल्म बनती थी, जो अपने लाइट में देख सकते थे, वो ये प्रक्रिया होने के बाद देखते थे। और 5वां पॉइंट आता था फोटोग्राफी का पॉजिटिव, यानी कि फोटोग्राफी की प्रिंटिंग, मुद्रण बोलते थे उसको, जिससे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते थे। तो अब आप लिखो फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी के स्थायीकरण, फोटोग्राफी के स्थायीकरण, नहीं ऐसा नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। फोटोग्राफी में फोटो के स्थायीकरण, फोटो के स्थायीकरण पद में, स्थायीकरण पद में अप्रयुक्त
अप्रयुक्त AgBr को हटाने के लिए, अप्रयुक्त AgBr को हटाने के लिए, अप्रयुक्त AgBr को हटाने के लिए हाइपोविलियन ब्रैकेट में लिख दो सूत्र Na2S2O3 Na2S2O3 प्रयुक्त करते हैं जो AgBr के साथ संकुल निर्माण करता है, AgBr के साथ संकुल निर्माण करते हैं। आपको केवल इतना ही पूछेंगे, फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए कौन सा विलयन काम में लेते हैं, जो AgBr के साथ संकुल बनाता है, हाइपोविलयन। क्रिया लिख लो, AgBr प्लस Na2S2O3, Na2S2O3, इसके अणु कितने लेना वो संतुलित कर लेंगे। यहां आएगा Na2, एक बार देख लेंगे Na2 आएगा या 3 आएगा, AgS2O3 होल ट्वाइस, चेक करो, +1 -2 × 2 -4, तो यहाँ बचा -3 और ये था +1, तो इसको गुणा करना है 3 से, इसको 1 से, तो यहाँ 3 लिख दो, 3 Na3 AgS2O3 होल ट्वाइस, ये संकुल बना है। एक Na बच गया जो Br के साथ चला जाएगा, यहाँ पे 2 लेना है। 3 Na तो काम में आ गए, ये दोनों काम में आ गए, Ag काम में आ गया, Br Na के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र में एक और लिख सकते हैं, वैसे तो गुणात्मक विश्लेषण इसी में लिख दो, सी पॉइंट लिखो, जल की कठोरता हटाने के लिए, जल की कठोरता हटाने के लिए कठोर जल का Na2EDTA संकुल के साथ, Na2EDTA संकुल के साथ अनुमापन किया जाता है, अनुमापन किया जाता है, जिससे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन CaEDTA या MgEDTA बनाकर पृथक हो जाते हैं। जल की कठोरता होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवणों के कारण। लवण कौन से हो सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के? 11th में पढ़ा है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, जिसके कारण अस्थायी कठोरता आती है। और ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। स्थायी कठोरता होती है नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट के कारण। यहां तक की बात लिख ली। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाओ, 4 नंबर पॉइंट, गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में। अब 4-5 मिनट में जो चीज बता रहा हूं वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में 12th में आपके 3 प्रैक्टिकल आते हैं, जो 3-4 प्रैक्टिकल आते हैं। जो दूसरे नंबर का बड़ा प्रैक्टिकल होता है 8 नंबर का, वो होता है मूलक परीक्षण। मूलक क्या है वो, ये मतलब गुणात्मक विश्लेषण में नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूंगा। 4था पॉइंट होते ही मैं तो खत्म हो जाएगा, 4था पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। बट उसमें जो काम की चीजें आएगी वो टेबल एक बार बना रहा हूं, केवल सुनना है, बाकी यही हेडिंग रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मान लीजिए मैंने एसिड को लिखा Ha, बेस को लिखा BOH, इन दोनों की क्रिया से लवण बना Ba, साथ में बना जल।
इस लवण में दो प्रकार के मूलक उपस्थित है। एक धनावेशित मूलक है B+, एक ऋणावेशित मूलक है A-। ये भाग किससे आया? बेस से, क्षार से आया, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक बोलते हैं। दूसरा मूलक ऋणायनिक मूलक जो अम्ल के भाग से आया है, इसलिए इसको अम्लीय मूलक बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ये 7 भागों में बांटे गए जो 11th में भी आपको बताए थे। उन 7 में से 7वां ग्रुप जो है वो विलेयता गुणनफल KsP से संबंधित नहीं होता, इसलिए उसका अध्ययन सबसे पहले कर सकते हैं, तब उसको नाम देते हैं 0 ग्रुप। बाकी जो ग्रुप 1 से 6 तक है वो विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में है। तो ये मूलक, क्षारीय मूलक या धनावेशित मूलक कौन कौन से हैं जिनको संकुल बना के अलग किया जाता है, वो मूलक की एक टेबल बना रहा हूं, आपको पढ़नी नहीं है, केवल ये मूलक याद रह जाए अपने आप ही, इसलिए मैं ये टेबल लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। मूलक को, कौन से मूलक? बेसिक मूलक, क्षारीय मूलक, इनको 7 समूह में बांटे। कौन कौन से? समूह 7, या इसी को नाम देते हैं शून्य समूह। फिर प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह और 6th समूह। 6 समूह में मूलक को बांटा है। इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th। केवल इनके समूह, इस समूह के मूलक कौन कौन से वो आपको रटवा रहा हूं, जो आपके 12th प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, और जब गुणात्मक विश्लेषण का टॉपिक पढ़ेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ये मूलक इस समूह में आता है। क्यों? वहां पे मैं ये बोलूंगा कि ये मूलक किस समूह का है, तो याद रह जाए। तो कौन कौन से समझना। सबसे ऊपर आते अमीर लोग, तो अमीर से बन गया अमोनियम NH4+। सबसे नीचे आएंगे मंगते, मंगते से बन गया Mg+2। सबसे ऊपर अमीर, सबसे नीचे मंगते, तो अमीर से बना A से अमोनियम और मंगतों से बन गया Mg+2। मंगते कब बनते हैं? पढ़ाई पूरी होने के बाद। जब तक पढ़ रहे हो घर वाले पैसे दे रहे हैं, पढ़ाई पूरी होगी मर दर के, आगे नौकरी लगे नहीं, ऐसे नंबर आते थे, घर बैठ गए, अब घर वाले पैसे नहीं देंगे, तब रोज मांगे मम्मी 10 रुपए देते, बीड़ी लानी, अब चाहे बीड़ी ला चाहे कुछ भी ला, खुद ही लेके आ, तब फिर मंगतों की तरह मांगना पड़ता है। तो मंगते कब बनेंगे? मंगते तो बाद में बनेंगे, पहले बीएससी करनी पड़ेगी। तो बीएससी करने के बाद, तो इसमें 3 मूलक आगे समझना, बेरिलियम+2, स्ट्रोंसियम+2, कैल्शियम+2। पहले बीएससी होगी फिर मंगते बनेंगे। तो मंगते कब बनेंगे? बीएससी करने के बाद, मतलब 5 में ही है। बीएससी करने के लिए जब आप कॉलेज जाओगे तो मंजन करके जाओगे। खेत जाना हो तो सीधा चले जाते हैं, कॉलेज जाना है तो मंजन करके जाएंगे। टीवी में आता है विको मंजन, अपने को करना है निको मंजन, निको मंजन। इसमें 4 मूलक आ गए, निकेल+2, कोबाल्ट+2, मैग्नीज+2, जिंक+2। पहले मंजन करेंगे, फिर कॉलेज जाके बीएससी करेंगे, बीएससी करने के बाद दे दाता के नाम मंगते बढ़ने। मंजन क्यों किया? दांतों की फिक्र थी, तो पहले फिक्र होगी, चिंता होगी दांतों की, फिर मंजन होगा। तो फिक्र से बना फिक्रेल, फिक्रेल, फिक्रेल का मतलब FECRAL, फिक्रेल, Fe+3, Cr+3, Al+3, ये मूलक आते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन 0 साल का होता है, वो कुछ नहीं खाता। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो वो पार्ले जी बिस्किट खाने लग जाएगा। पार्ले जी, पार्ले जी में क्या क्या आ गया देखो, पारा, Hg2+2, ले पारा हो गया, पारा, रे पार्ले, पार्ले, ले का मतलब लेड, पार्ले, ये पार्ले लिख दिया, पार्ले जी, पार्ले जी। तो पहले क्या बन गया? पारा,
दूसरा बन गया लेड Pb+2 और इस मात्रा को इसके साथ देना है Ag, पारा लेड Ag+, ऊपर अमीर नीचे मंगते, मंगते कब बने बीएससी करके, बीएससी करने निकोमंजन किया, फिक्रेल, ये पार्लेजी, अमोनिया। अब सेकंड ग्रुप जो बच गया इसको दो भागों में बांट रखा है, सेकंड ए और सेकंड बी। इनमें खूब सारे आते हैं, मतलब जो इनमें से नहीं है और धनावेशित मूलक है तो इसमें रख देना। इसमें जैसे ये आते हैं बिस्मिथ+3, लेड दोनों में आता है फर्स्ट और सेकंड में, मरकरी दोनों में आता है बट सेकंड में Hg+2 आता है, कैडमियम+3 आता है, आर्सेनिक+3 है, +3, एंटीमनी+3 है, टिन+2 है, टिन+4 है, Cu+2 है, ये सब सेकंड ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप को दो भागों बांटा, ए और बी। तो बी के याद कर लो, इनमें से बी के अलावा जो बच गए वो ए के हो जाएंगे। बी में आएगा एंटी सनम आजा। एंटी का मतलब चेक करो कौन से में एंटी शब्द है, तो इसमें एंटी शब्द है, एंटीमनी Sb+3, एंटीमनी Sb+3। किस में अंग्रेजी शब्द जुड़ने से सनम बन जाएगा, एसन में, am जोड़ती सनम बन जाएगा, तो Sn+2, Sn+4। आजा ए से स्टार्ट होता है, ए से एक ही है, आर्सेनिक+3। ये एंटी सनम आजा, ये तो बी में, बाकी जो बच गए Cu+2, कैडमियम+3, बिस्मिथ+3, जो भी बच गए वो सेकंड ए में। ये जो टेबल मैंने बनाई है आपको पूरी रटनी नहीं है। अब जब मैं ये बात करूंगा गुणात्मक विश्लेषण में, तब मैं बोलूंगा कि शून्य समूह के मूलक का परीक्षण ऐसे किया जाता है। अब आपको पता ही नहीं शून्य समूह है क्या, शून्य समूह का मूलक क्या है, तो याद रखना है शून्य समूह का मूलक ये है। मैं बोलूंगा प्रथम समूह के मूलक ये वाले, ये द्वितीय समूह के ए और बी के, ये थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये टेबल आप एक बार रफली देख लो, ताकि जब मैं ये वाला पॉइंट कराऊं तो आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नोट्स में ये टेबल नहीं बने, नोट्स में तो ये हेडिंग लगाएंगे गुणात्मक विश्लेषण, और नेक्स्ट वीडियो में यही हेडिंग से आगे जो चलेंगे वो अपने को लिखना है। ये टेबल थोड़ी सी आपके रफली आइडिया के लिए थी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।